बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232220062। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओवरऑल आपको एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन में डिफरेंस क्या है, और एफिडेविट का ट्रांसफ़र का प्रोसीजर, एलोकेशन का ट्रांसफ़र का प्रोसीजर, और ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं उनका ट्रांसफ़र के प्रोसीजर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, डीएचए में ट्रांजैक्शन के लिए थ्रू आउट ये चीज़ सबसे बड़ी है आपके नॉलेज के लिए कि बाज़-औक़ात तो ओवरसीज़ क्लाइंट पाकिस्तान ट्रैवल कर जाता है, बट जो यहाँ का जो डीलर है, जो हमारे भाई हैं, वो क्लाइंट को सारी बात नहीं बताते हैं कि सर आपको इतना टाइम पीरियड लगेगा, आपका फाइलर होना ज़रूरी है, नॉन फाइलर होना ज़रूरी है, या फॉर्म बी के लिए जाएंगे या ओवरसीज प्रोसीजर के लिए जाएंगे। मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा। वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, लेकिन इसको प्लीज़ ज़रूर कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके बहुत ज़्यादा सवालों, कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो तमाम जवाब ऑटोमेटिकली आपको साथ साथ मिलते रहें। सबसे पहली चीज़, एफिडेविट वर्सेज एलोकेशन। एफिडेविट फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है, एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा। सेकेंडली, एफिडेविट के लिए आपका फाइलर होना ज़रूरी नहीं है, जबकि एलोकेशन के लिए आपका फाइलर होना और एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, एफिडेविट में ट्रांसफ़र एक्सपेंस कम होते हैं, जबकि एलोकेशन के ट्रांसफ़र एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू एफबीआर रेट तमाम फेजेस के ज़्यादा होते हैं। जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, बाज़-औक़ात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ता है, बाज़-औक़ात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ता है, बट दोनों की ट्रांसफ़र्स डीएचए ने देनी है। उसके बाद एफिडेविट के लिए बायर और सेलर की अवेलेबिलिटी डीएचए में ज़रूरी नहीं होती है, जबकि एलोकेशन के लिए सेलर की अवेलेबिलिटी 100% ज़रूरी होती है। बायर की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी होती है अगर वो पाकिस्तान में है। अगर ओवरसीज़ है तो उसके लिए प्रोसीजर डिफरेंट है। प्रोसीजर डिफरेंट क्या है? उसमें सबसे पहले चीज़, पहले तो नॉर्मल ट्रांसफ़र हो जाती थी, हमें पासपोर्ट, सीएनआईसी, नाइकॉप, वीज़ा, कामा, लास्ट एंट्री एग्जिट की स्टैम्प चाहिए होती थी, तो ट्रांसफ़र प्रोसीड हो जाती थी। बट अब डीएचए ने ओवरसीज़ के लिए भी ट्रांसफ़र प्रोसीजर चेंज कर दिया है। वो क्या है? सबसे पहले तो आप फाइल लें, आप प्लॉट लें। एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, एलोकेशन फाइल किसी भी फेज़ में हो, किसी भी साइज़ में हो, या प्लॉट हो किसी भी साइज़ में हो, सबसे पहले तो ओवरसीज़ का फाइलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके लिए ओवरसीज़ का प्रोसीजर होगा, लेकिन वो ओवरसीज़ का प्रोसीजर भी इतना आसान नहीं है जितना कि डीलर हजरात समझ लेते हैं कि ये बहुत आसान प्रोसीजर है। अगर आप फाइलर होंगे, एक्टिव होंगे, तो आपकी 10-15 हज़ार रुपये की कॉस्ट आती है। अगर आप ओवरसीज़ के लिए प्रोसीजर के लिए जाते हैं तो वो आपकी 40 to 50,000 की कॉस्ट आती है, चूँकि वो कमिश्नर से आपको अप्रूवल मिलती है। बायर सेलर की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती हैं, आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर वो जो आपका जो लॉयर होगा, जो लीगल एडवाइज़र होगा आपका, वो आपका प्रोसेस करेगा। फिर उसमें कमिश्नर से आपको अप्रूवल मिलती है, फिर अप्रूवल की कॉपी चाहिए, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फिर वो टैक्स पे होगा, टैक्स पे होने के बाद फिर अप्रूवल चाहिए होती है। उसकी बेस पे आपकी फाइलर कंसिडरेशन होगी, लेकिन जस्ट सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो फाइल है या प्लॉट है, सिर्फ उसी के लिए आप फाइलर एक्टिव होंगे। लेकिन उसमें भी 7 से 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट जो प्रॉपर्टी बाइंग के लिए भी पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा वो स्टे करते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए भी स्टे करते हैं। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि जो हमारा 1 मंथ का भी जो टाइम पीरियड है, हम उसमें अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। लेकिन अगर वो कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसके लिए उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ओवरसीज़ के प्रोसीजर में उनकी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर वो विदाउट एनी प्रॉपर्टी बाय किए वापस चले जाते हैं। फिर डीलर हजरात उनको बता देते हैं कि जी अब आपको ओवरसीज़ का प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर को अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा। वो अथॉरिटी लेटर आप अपनी एम्बेसी से हमें नोटरी करवाएंगे, फिर वो आप हमें ओरिजिनल डिस्पैच करेंगे। देखें, अब वो आप जाएंगे, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन डिस्पैच करेंगे, फिर आप वो नोटरी करवा के फिर आप हमें डिस्पैच करेंगे। 2 हफ्ते का तो टाइम पीरियड इसमें भी लग जाएगा, फिर नोटरी की कॉस्ट आपकी अलहदा से आ जाएगी। देखिए, काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मैं ओवरसीज़ क्लाइंट को यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि ईयरली बेसिस पे अगर आपका 5,000 10,000 रुपये लगता है तो आप अपने आप को पाकिस्तान में फाइलर एक्टिव ज़रूर करवाएं। फिर सेकंड प्रॉब्लम हमारे लिए क्या आती है कि पहले तो स्टैम्प पेपर्स ट्रांसफ़र के लिए नॉर्मल निकल आते थे, अब बायर और सेलर के पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उसके अपने नाम पे रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर वो ओवरसीज क्लाइंट है, उनके तो पास पाकिस्तानी सिम एक्टिव नहीं होती है, तो फिर उसके लिए जब वो किसी को अथॉरिटी लेटर देते हैं तो वो सारी आप सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गया कि आपका नंबर आपके नाम पे होना चाहिए, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जब आप स्टैम्प वेंडर जो है वो स्टैम्प पेपर इशू करने की कोशिश करता है तो आपके फ़ोन पे कोड जाता है, हर स्टैम्प पेपर का आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे पिन कोड जाता है, उसके बगैर आपका स्टैम्प पेपर इशू नहीं होता। या सेकंड ऑप्शन होती है कि आप जो ईमेल आईडी जो बायर या सेलर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो ईमेल आईडी में प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें ओटीपी कोड जल्दी नहीं आपको रिसीव होता। कॉन्टैक्ट नंबर पे तो जल्दी रिसीव हो जाता है, बट ईमेल आईडी पे आपको जल्दी ओटीपी कोड रिसीव नहीं होता। वो आपको 10 घंटे भी लग जाते हैं, 2 घंटे भी लग जाते हैं, तो आप कहते हैं यार मैं किस मुसीबत में पड़ गया। तो इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए मैं थ्रू आउट एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको बता देता हूं। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ट्रांसफर के लिए, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए नहीं आएगी। सबसे पहली चीज, ओवरसीज क्लाइंट अपने आप को कोशिश करें कि वो फाइलर करें और फाइलर एक्टिव करें। अगर फाइलर हैं तो बाइंग के लिए 1.5% टैक्स पड़ेगा आपको, सेलिंग के लिए 4.5% पड़ेगा, अगर लेट फाइलर है तो 7.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉन फाइलर है तो 10.5%। अकॉर्डिंग टू एफबीआई रेट तमाम फेजेस में, तमाम साइजेस में आपको बाइंग का, सेलिंग का डिफरेंट टैक्स अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओवरसीज प्रोसीजर में जाते हैं एलोकेशन के लिए या प्लॉट के लिए, आप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो आपका डीलर आपको एक अथॉरिटी लेटर बना के देगा। आप अपने जिस भी फैमिली मेंबर को, दोस्त को आप नॉमिनी अपना करेंगे, बायर का आईडी कार्ड, सेलर का आईडी कार्ड और नॉमिनी जो इसको आप अथॉरिटी लेटर देना चाह रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर स्टाम्प वेंडर एक अथॉरिटी लेटर 2 पेजेस की है वो आपको बना के देगा। आपको ओरिजिनल आपका डीलर डिस्पैच करेगा जिस भी कंट्री में होंगे। पहले तो ये था कि हम लोग क्लाइंट को पीडीएफ फाइल व्हाट्सअप कर देते थे कि सर आप इसको जो है ना प्रिंट आउट लेके तो हमें नोटरी करवा के तो भिजवा दें, बट अब प्रोसीजर चेंज है। हम आपको, जो भी डीलर है वो आपको अथॉरिटी लेटर भेजेगा परचेजर अब्रॉड का, और 2 पेजेस होंगे, एक परचेजर अब्रॉड की ट्रांसफर होगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा भी दूं कि अथॉरिटी लेटर किस तरह का होगा और परचेजर अब्रॉड का 2 लेटर्स किस तरह के होंगे। उसके ऊपर बाकायदा आप अपनी कंट्री में, अपनी एम्बेसी में जाएंगे, जो आपका लॉयर होगा एम्बेसी में या जो भी बंदा वहाँ पे बैठा होगा वो आपको नोटरी करके देगा। आपको दोनों पेजेस के ऊपर वो नोटरी करके देगा, प्लस आपके आईडी कार्ड की भी नोटरी करके देगा। वो स्टैंप लगाएगा, अपनी स्टैंप लगाएगा, और बाकायदा नोटरी की स्टैंप होती है, उसके वो चार्जेस होते हैं, वो होते हैं। प्लस ये लीगल पेज के ऊपर आपने प्रिंट निकालना है, A4 के ऊपर आपने इसका प्रिंट नहीं निकालना। ये भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम जब व्हाट्सअप कर देते हैं तो वो फिर क्लाइंट के माइंड में तो ये बात नहीं होती है कि मैं इसको लीगल पे निकालूं या A4 पे निकालूं। मोस्टली तो A4 वाले सारे प्रिंट निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपका डीलर आपको वो डिस्पैच कर रहा है तो वो लीगल पेज के ऊपर आपका प्रिंट होगा। थर्डली चीज कि वो ब्लू पेन आपने यूज करना है, ब्लैक यूज नहीं करना, और आपके सिग्नेचर होंगे, और आपका जेंट्स है तो लेफ्ट थंब, लेडीज है तो राइट थंब पेस्ट होगा उसके ऊपर, और वो भी ब्लू इंक यूज होगी, ब्लैक इंक यूज नहीं होगी। DHA उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो भी प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी। साथ में आपका पासपोर्ट की कॉपी, आपके वीजे की कॉपी, अकामे की कॉपी, या आपका जो ब्रिटिश पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, कोई भी आपका पासपोर्ट है वो कंप्लीट पासपोर्ट चाहिए। और आपकी लास्ट पाकिस्तान एंट्री, जब लास्ट ईयर, साल पहले, 2 साल पहले आप पाकिस्तान आए थे तो FIA ने आपके स्टाम्प पेपर पर स्टैंप लगाई थी एंट्री की, और फिर जब आप वापस गए एग्जिट की, ये दोनों स्टैंप्स कंप्लीट पेज हमें चाहिए होता है। जस्ट हमें स्टैंप क्रॉप करके नहीं चाहिए होती है, अब हमें कंप्लीट पेज चाहिए होता है स्टैंप का, एंट्री का भी और एग्जिट का भी। आपने ये भी डॉक्यूमेंटेशन साथ हमें प्रोवाइड करनी है। फिर वो अथॉरिटी लेटर पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान आने के बाद आपका जो है ना वो फाइलर का प्रोसीजर होगा कि आप फाइलर हैं नहीं है, या ओवरसीज का फाइलर का प्रोसीजर होगा। ओवरसीज का प्रोसीजर मैंने स्टार्ट में बताया था, वो कमिश्नर ऑफिस से आपको अप्रूवल मिलती है। इट विल टेक 6 to 7 डेज, और फिर उसके लिए भी आपकी 40 to 50,000 की कॉस्ट आ जाती है। तो बेटर यही है कि 10,000 रुपये हर साल पे करें अपनी सारी प्रॉपर्टी को। आप देखिए, ओवरसीज में टैक्स पे करना ही नहीं है, आप जो भी अकॉर्डिंग टू FBI टैक्स पे करें वो ऑलरेडी आपकी फाइल रिटर्न में जा रहा है। आपने कुछ एक्स्ट्रा तो पे करना नहीं है, आपकी सारी वाइट मनी है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये सेफेस्ट वे है आपके लिए एलोकेशन के लिए और प्लॉट की ट्रांसफर के लिए, प्रोसीजर के लिए। फिर उसके बाद DHA का प्रोसीजर है। जब हम NDC अप्लाई करते हैं तो NDC की 4 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड NDC क्लियरेंस का है।
एनडीसी क्लियरेंस के ऊपर बायर अपने टैक्सेस पे करता है, सेलर अपने टैक्सेस पे करता है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपसे रिक्वायर होती है ओवरसीज की वो साथ अटैच होती है, फिर वो फाइल डीएचए में सबमिट होती है। फिर डीएचए उस तमाम फाइल्स की वेरिफिकेशन करता है जो आपने टैक्सेस पे की है, ट्रांसफर फीस पे की है, प्लॉट से रिलेटेड जो डीएचए की वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है डीएचए वो सारा करता है। उसमें भी 6 से 7 वर्किंग डेज लग जाते हैं। पहले तो डीएचए का प्रोसीजर था कि विद इन 48 आवर्स में आपकी फाइल का प्रोसेस कंप्लीट करके डीएचए लिस्ट लगा देता था कि जी फाइल रेडी टू ट्रांसफर है। अब इसमें 6 से 7 दिन नॉर्मल लग जाते हैं। तो देखें, आप पहले तो 7 दिन अंडरटेकिंग जाने के, फिर अंडरटेकिंग आने के, एनडीसी अप्लाई होने के 4 दिन, 1 वीक वो गुजर गया, 4 वर्किंग डेज, फिर फाइल सबमिट डीएचए में होती है, 4 वर्किंग डेज वो गुजर गए। तो ये मैक्सिमम 1 महीना आपको नॉर्मल प्रोसीजर में लग जाता है। चाहे क्लाइंट पाकिस्तान में हो तो फिर 2 वीक्स का प्रोसीजर है, 2 to 3 वीक्स का। अगर बायर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके लिए आपके 4 to 5 वीक्स का प्रोसीजर नॉर्मल है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख के आप अपनी डील को प्रोसीड करें। अगर सेलर ओवरसीज है तो वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, उसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं और वो बहुत हेक्टिक वाला काम है। उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, अगर उसके ऊपर डिस्कस करूँगा तो वो और ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो ये था सारा एफिडेविट का प्रोसीजर, एलोकेशन का प्रोसीजर, फाइलर नॉन फाइलर का। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से किसी भी डीएचए में आप बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, आप असेसमेंट लेना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।